हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियोस में हम समझेंगे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, यानी कि आपकी टीबी के बारे में, और जो इसका डॉट्स थेरेपीज होते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, राइट। तो इसके बारे में आज के इस वीडियोस में हम समझने वाले हैं। आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे। सो वीडियो को हम शुरू करते हैं। Pulmonary tuberculosis is a contagious bacterial infection caused by Mycobacterium tuberculosis. ऑलराइट, तो आपका पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? आपका कॉन्टेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। आपका एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। कॉज कौन सा बैक्टीरिया इसको कॉज करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, राइट। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से आपका कॉज होता है। एक आपका इन्फेक्शियस डिसीज है, आपका गंदा डिसीज होता है। प्राइमरी जो अफेक्ट करता है ये आपके लंग्स को करता है, बट इट कैन बी स्प्रेड टू अनदर ऑर्गन। आपका प्राइमरी जो अफेक्ट करता है, फर्स्ट इसकी जो शुरुआत होती है वो आपके लंग्स से होती है, बट ये आपके अदर ऑर्गन को भी अफेक्ट कर सकता है, राइट। सो आ जाता है आपका डॉट्स। डॉट्स क्या है? आपका डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। DOTS is a strategy recommended by the World Health Organization (WHO) for the treatment of TB. It ensures patients adhere to their medication regimen under the supervision of the healthcare provider. All right. सो डॉट थेरेपी या डॉट स्ट्रेटेजीज क्या होती है? आपके WHO वर्ल्ड हेल्थ आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने उसको रिकॉग्नाइज किया है, और इसका जो उद्देश्य होता है वो आपका ट्रीटमेंट है। आपका ट्यूबरकुलोसिस का जो पेशेंट होता है उसको ट्रीटमेंट करना। स्पेशली इसके लिए मेडिसिन जो है वो डिजाइन की जाती है। वही मेडिसिन आपकी कंटिन्यू चलती हैं, वही मेडिसिन आपकी डॉट थेरेपी में जो आती है वो मेडिसिन आपको ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया को ठीक करने के लिए, उसको आपको रिकवर करने के लिए आपको लेना पड़ता है विद द सुपरविजन में आपके हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर के, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के। ऑलराइट। सो ट्यूबरकुलोसिस आपके कॉन्टेजियस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये आपके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से कॉज होता है। प्राइमरी आपके लंग्स को अफेक्ट करता है, बट इट कैन भी आपका स्प्रेड हो सकता है, अदर ऑर्गन में भी आपके स्प्रेड हो सकता है। कॉजेस इसके क्या क्या हो सकते हैं? तो भाई फर्स्ट वन आपका आ जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, मतलब आपका जो टीबी का बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो बैक्टीरिया से ही होता है। इसका कॉजेस आ जाएगा। रिस्क फैक्टर आ जाएगा क्लोज कांटेक्ट विद टीबी पेशेंट। अब ऐसे पर्सन जो कि आपके टीबी वाला जो पेशेंट है उसके कांटेक्ट में ज्यादा आते हैं, उसके क्लोज कांटेक्ट में है, उसके साथ ज्यादा रहते हैं, उसकी केयर वगैरह कर रहे हैं ना, उनका केयर टेकर हो गए, फैमिली मेंबर हो गए जो उनके क्लोज कांटेक्ट में है, तो चांसेस रहता है कि एयरबोर्न के थ्रू आपका टीबी का जो बैक्टीरिया है वो अदर पर्सन को भी आपका ट्रांसमिट हो सकता है। सो केयरफुली जब भी आप ऐसे पेशेंट को हैंडल करें, यूनिवर्सल प्रिकॉशन का आप यूज करें। आपका गाउन हो गया, गॉगल्स हो गया, कैप हो गया, फेस मास्क हो गया, तो ये सारी चीज़ों का, जब भी आप ग्लव्स हो गए, ये सारी चीज़ों का यूज़ करें आप। डायरेक्ट कांटेक्ट आने से, एयरबोर्न के आने से आप टीबी के पेशेंट से बचें, ताकि आपका 1% टू अनदर पर्सन आपको ट्रांसमिट ना हो। ऑलराइट। फिर वीकेंड इम्यून सिस्टम। अब ऐसा पर्सन, ऐसे व्यक्ति जिनका जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, वो वीक है। जैसे कि आ जाता है आपका किसी पर्सन को HIV है, किसी को एड्स है, तो ऑलरेडी जिस पर्सन को आपका इन्फेक्शियस डिसीज होती है, आपकी HIV हो गया, एड्स हो गया, तो इनका जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम हो जाता है। अब कम हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है कि टीबी का जो बैक्टीरिया वो जल्दी से पकड़ लेता है और जल्दी से आपको इन्फेक्शन हो जाता है। फिर अगर आता है आपका मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन मतलब कि ऐसे पर्सन जो कि कुपोषित हैं, जो खाना पीना, जो आहार है, पोषण वो प्रॉपर मात्रा में नहीं ले रहे, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, तो उनको भी चांसेस होते हैं जल्दी से आपको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। सब्सटेंस एब्यूज, जैसे कि आप अल्कोहल ले रहे हैं, कोई आप ड्रग ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, है ना, तो इसकी वजह से भी आपका लंग्स की जो कैपेसिटी वो कम हो जाती, वर्किंग की कैपेसिटी वो कम हो गई, लंग्स आपका डैमेज हो गया। तो एक रीजन आपका ये भी हो सकता है, आपका रिस्क फैक्टर में आ जाएगा। फिर डायबिटीज, ऑलरेडी किसी पर्सन को डायबिटीज है, उसका इम्यून सिस्टम डाउन है, डायबिटीज की वजह से भी उसको हो सकता है। लिविंग और वर्किंग क्राउडेड कंडीशन, बिजनेस और शेल्टर।
अब ऐसे पर्सन जो कोई लिविंग और जो वर्किंग ऐसे क्राउड में काम कर रहे हैं ना, क्राउड में ज्यादा उनका वर्किंग कंडीशन रहता है, जैसे प्रिजनर्स हो गए, जो जेलर्स होते हैं, लोग जेल्स में रहते हैं, शेल्टर्स जो किसी होम के नीचे रहते हैं एक साथ, तो भाई किसी पर्सन को है तो वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के या एयरबोर्न के थ्रू जब आप कफ करते हैं, जब आप खांसते हैं, जब आप राइट, जब आप छींकते हैं, तो उस समय हो सकता है भाई वो किसी अदर पर्सन को भी बैक्टीरिया वो ट्रांसमिट हो सकता है। और फिर अदर जो रिस्क रहती है वो हेल्थ केयर वर्कर को, ऑब्वियसली बात है कि वो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को भी हैंडल कर रहे हैं, पर आपको प्रिकॉशन लेना होता है। यदि आप विदाउट मास्क, कैप, ग्लव्स, गूगल्स, गाउन के यदि आप पेशेंट को हैंडल कर रहे हो, तो चांसेस रहता है कि आपको भी भाई ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया वो कॉज हो सकता है, और धीरे धीरे वो आपको उसके सिम्टम भी वहां पर दिख सकते हैं। ऑलराइट, फिर आ जाता है आपका ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसमिट होता है। तो फर्स्ट वन आपका एयरबोर्न। एयरबोर्न वो बैक्टीरिया होते हैं जो आपके एयर के थ्रू 1% टू 1 अनदर % ट्रांसमिट हो सकते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली हमारा एग्जांपल था कोविड वायरस, राइट। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, ड्रॉपलेट मींस आपका छींकना हो गया, आपका खांसना हो गया, इससे क्या होता है आपका ड्रॉप देखते ही हम छींक रहे हैं तो उससे स्प्रेड होता है, राइट। तो उसकी वजह से भी आपको हो सकता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से पर्सन टू पर्सन, जैसे कफ हो गया, स्नीज हो गया, टॉकिंग करने से भी समटाइम हमारा सलाइवा होता है, उसकी वजह से भी आपको स्प्रेड हो सकते हैं। तो दैट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। देन हम बात करने वाले स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन की। इसकी जो स्टेजेस है वो कौन कौन सी, तो फर्स्ट वन आती है एक्सपोजर। एक्सपोजर में क्या होता है, कांटेक्ट विद ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। फर्स्ट में आप कांटेक्ट में आते हो, डायरेक्ट आप एक्सपोज होते हो बैक्टीरिया से, दैट इज आपका इनिशियल फेज होता है। फिर आता है आपका लेटेंट टीबी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया प्रेजेंट बट इनएक्टिव, नॉन कॉन्टेजियस। बैक्टीरिया आपका प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियल आपको कॉज हो गया, पर वो एक्टिव नहीं है, उसने अपना अभी तक अपना क्या है उसका तहलका नहीं दिखाया, अभी तक उसने अपना असर नहीं दिखाया, अभी तक तो वो आपका प्रेजेंट था, पर उसने साइन सिम्टम नहीं दिखाए, आपका इन्फेक्टेड नहीं हुआ, इन्फेक्शन उसने नहीं फैलाया, नॉन आपका कंटेजियस होता है। फिर आ जाता है आपका एक्टिव। एक्टिव में आपका बैक्टीरिया जो सक्रिय हो गया, अब वो आपका कॉज करना शुरू कर रहा है, अब वो अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर रहा है, राइट। तो बैक्टीरिया आपका एक्टिव हो गया, कंटेजियस हो गया, मीन्स आपका इन्फेक्शन हो गया, वहां पर उसने कॉलोनी बनाना, गंदगी करना शुरू कर दिया। अब आपको साइन एंड सिम्टम जो आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं, जैसे आपका कफ हो गया, राइट, आपका स्पूटम हो गया, स्पूटम विद आपका ब्लड हो गया। आगे हम अगली जो स्लाइड उसमें हम इसमें सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। इनहेलेशन ऑफ टीबी बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया लीड टू देयर लॉजिंग इन लंग्स। अब जैसे ही आपने इसे इनहेल किया बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एयरबोर्न के थ्रू आपने एयर के थ्रू इसको इनहेल किया और वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में गया, उसके बाद वो क्या करता है, लॉजिंग, वहां पर वो कॉलोनी बनाना शुरू करता है आपके लंग्स में। बैक्टीरिया आर एनगल्फ बाय द मैक्रोफेजेस। अब मैक्रोफेजेस के द्वारा जो बैक्टीरिया होते हैं वो तो उसको निगल लेते हैं कुछ, बट सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई, है ना। अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो सरवाइव करते हैं, सरवाइव करने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स अपना कॉलोनी बनाते हैं, 1 से 2, 2 से 3, रिप्रोडक्टिव का जो ह्यूमंस में होता है ऐसे ये भी रिप्रोड्यूस होते हैं, मल्टीपल अपना कॉलोनी बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्यूलोम्स, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस का जो ग्रेन्यूलोमस होता है उसको फॉर्मेशन करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स में। और बैक्टीरिया कैन रिमेन डोरमेंट लेटेंट टीबी और बिकम एक्टिव कॉजिंग टिश्यू डैमेज। अब ये क्या करते हैं, आपका इम्यून सिस्टम को ट्यूबरकल का फॉर्म करते हैं और रिमेन रहते हैं आपके वहीं पर, आपका धीरे धीरे करके कॉलोनी बनाना शुरू करते हैं। आपके फर्स्ट और सेकंड फेज में आपको इतना फर्क नहीं पड़ता है, आपको साइन नहीं दिखते हैं, क्योंकि तब तक आपका इनएक्टिव फेज में होता है। जैसे ही वो एक्टिव होता है फिर वो अपना सिम्टम दिखाना, अपना प्रकोप शुरू हो जाता है उसका, तो आपको टिश्यू को डैमेज करना शुरू करता है। जब आपको लेटेंट पीरियड जो होता है, आपको कोई भी यहाँ पर सिम्टम नहीं होते, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ट्यूबरक्लोसिस कॉज हुआ है। फिर जैसे ही वो एक्टिव होता है, एक्टिव फॉर्म में आता है, परसिस्टेंट आपको कफ होगा, कंटिन्यूस आपको कफ रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा, लेस मोर देन आपका 3 वीक होगा, 21 डेज से ज्यादा हो जाएगा। कभी कभी जब भी आप खांसेंगे तो खांसने के साथ साथ आपको कफ के साथ साथ बलगम के साथ साथ आपको ब्लड भी आएगा,
आपको वॉमिटिंग भी होगी तो आपको ब्लड होगा, विद चेस्ट पेन होगा, आपको फटीग, थोड़ा सा आप काम करेंगे आपकी दम फूलने लगेगी, आपको दम लगने लगेगी, थकान महसूस होगी, हैवी वर्क आप नहीं कर पाएंगे, वेट आपका लॉस होगा, ऑब्वियसली बात है, आप माल नरिश्ड हो जाएंगे, फीवर रहेगा आपको, नाइट में आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गए, आपको भूख नहीं लगेगा, खाना खाने का भी आपको मन नहीं करेगा। और स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ टीबी में आ जाएगा आपका पल्मोनरी टीबी, दैट इज आपका क्रोनिक कफ, चेस्ट पेन और हीमोटाइसिस। राइट, पल्मोनरी आपका स्पेसिफिक जो आपके सिम्टम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट आ जाता है आपका क्रोनिक कफ, आपको कफ कोल्ड जो कफ रहेगा, जो आपकी खांसी रहेगी, स्पूटम रहेगा, खकार रहेगा, वो आपको काफी समय से क्रोनिक स्टेज पर रहेगा, आपको चेस्ट पेन होगा, हीमोप्टाइसिस, आपको कफ के साथ साथ आपको ब्लड होगा, उल्टी वॉमिटिंग होगी, उसमें भी आपका ब्लड आएगा, दैट इज द सिम्टम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। फिर अगला आता है आपका एक्स्ट्रा पल्मोनरी। अब ये तो हमने पल्मोनरी के अंदर देखा, मीन्स आपके लंग्स के अंदर हो रहा है वो आपका। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है वो सिर्फ आपके लंग्स को ही डैमेज करता है, लंग्स से ही आपका ट्यूबरकुलोसिस होता है, और जो मोस्ट कॉमन है, ज्यादातर अक्सर जो हमको देखने को मिलता है वो आपको लंग्स में मिलता है, पर रेदर देन ये आपका लंग्स में भी हो सकता है, आपका वर्टिब्रल कॉलम में भी हो सकता है, आपके लिम्फ नोड में भी हो सकता है, किडनी में हो सकता है, आपके ब्रेन में, और अलग अलग आपकी बोन्स में भी हो सकता है। राइट, तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी मतलब सिंपल सी बात है भाई, जो पल्मोनरी से बाहर है, पल्मोनरी रीजन में नहीं है, वो आ जाएगा आपका एक्स्ट्रा पल्मोनरी। और सिम्टम डिपेंडेंट ऑर्गन अफेक्टेड, सिम्टम आपके डिपेंड करते हैं जो भी ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, जैसे भाई किडनी को अफेक्ट कर रहा है तो वो उसके सिम्टम अलग होंगे, ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है तो उसका सिम्टम अलग होगा, बोन या लिम्फ नोड को कर रहा है तो उसका सिम्टम भी अलग होगा, और कितना अफेक्ट कर रहा है उसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ आई होगी। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अभी हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस के बारे में। ओके, सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, जो आपका टीएसटी एक टेस्ट आता है जिसमें आप आइडेंटिफाई करोगे कि एक्चुअल में आपको टीबी बैक्टीरिया हुआ है या नहीं, तो आपको एक स्किन टेस्ट कराना है, टीएसटी टेस्ट। ओके, जिसमें आपका यदि पॉजिटिव होता है तो आपने जहां पर भी स्किन टेस्ट किया वहां पर आपको रेड रेड हो जाता है और आपको डॉट डॉट दिखाई देने लगता है, और यदि नहीं है तो आपकी स्किन जैसी वैसी नॉर्मल रहती है। हम इंजेक्ट करते हैं एक सॉल्यूशन को, राइट, फ्लूइड को, जिसमें हम देखते हैं जैसे कि हम जाइलोकेन सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, सेम आपका वैसे होता है। फिर आता है आपका इंटरफेरोन गामा रिलीज एसे, IGRAS, ब्लड टेस्ट फॉर टीबी इन्फेक्शन, आपका एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हम टीबी इन्फेक्शन है या नहीं है डिटेक्ट करते हैं, जो इन्फेक्शन आपका नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है वो शायद सीजन, राइट। फिर अगला हम देखेंगे चेस्ट एक्सरे, आइडेंटिफाई लंग एबनॉर्मलिटी, यदि आपको ट्यूबरकुलोसिस है तो आपको फाइंड आउट होगा चेस्ट एक्सरे में आपको एबनॉर्मलिटी दिखाई देगी, और ये एक्सरे देखना सबका अलग अलग टाइप का होता है, राइट। देन स्पूटम एग्जामिनेशन, आप स्पूटम का भी एग्जामिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस एंड कल्चर डिटेक्ट टीबी बैक्टीरिया, जब आप माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करेंगे तो उसमें आपको डिटेक्ट होगा टीबी का बैक्टीरिया। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, डिटेक्ट टीबी बैक्टीरिया डीएनए, हो गया आपका डीएनए टेस्ट होता है जिसमें आप टीबी बैक्टीरिया को डिटेक्ट करेंगे। अब होता क्या है, जो आपका पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है चेस्ट का, उसको तो हम जल्दी से डिटेक्ट कर लेते हैं, पर एक्स्ट्रा पल्मोनरी होता है उसको डिटेक्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो हम उसे एक बार में कंफर्म नहीं करते हैं, इसके लिए हमको अलग अलग टेस्ट कराने होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए, प्रॉपर डायग्नोस करने के लिए। ऑलराइट, तो अलग अलग यहाँ पर हम एज पर कंडीशन किस रीजन पर आपको ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, आपका पल्मोनरी है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी है, किस ऑर्गन पे, किस डिवीजन का, तो उसके अकॉर्डिंग हमको टेस्ट कराने होते हैं और हमको फाइनल डायग्नोस करना होता है, राइट। तो अगले टॉपिक में हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट मेडिकल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट लाइन जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो होता है आपका एंटी ट्यूबरकुलो ड्रग, राइट, सो कि आप सब इसके बारे में ऑलरेडी आपको फेमिलियर होंगे आप, जिसमें आती है आपकी आइसोनाइजिड, फर्स्ट आपका आइसोनाइजिड, रिफाम्पिसिन,
और पायरिसिनामाइड और इथाम्ब्यूटोल, ये जो कंटिन्यूस आपका 3 मंथ जो इसका लगभग ड्यूरेशन रहता है, उतना इसका जो ट्रीटमेंट है वो आपका चलता है, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी आप इसके साथ साथ दे सकते हो। डॉट स्ट्रेटेजी एंश्योर एडेरेंस टू द ट्रीटमेंट रेजिमेन, राइट। जो डॉट स्ट्रेटेजी होती है, मॉनिटर एंड मैनेजमेंट ऑफ साइड इफेक्ट, इनका कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं है मेडिसिन वगैरह लेने से, ये इसका ट्रीटमेंट होता है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया, अच्छा ट्रीटमेंट है। हालांकि अभी पहले से काफ़ी अच्छा है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका गवर्नमेंट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। और ट्रीटमेंट ऑफ लेटेंट टीबी का भी आपका सेम ट्रीटमेंट है। यदि आप लेटेंट स्टेज पे इसको क्यूर कर लेते हैं, प्रोलॉन्ग पीरियड में नहीं हो पाता है, तो आपका आइसोनाइजिन और रिफॉर्मसिन आप ले सकते हैं, जिससे आप क्यूर कर पाएंगे। फिर हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। फाइनली नर्स का इसमें क्या रोल होगा, नर्स इसे कैसे मैनेज करेंगे। तो फर्स्ट वन आपको असेसमेंट करना है, हिस्ट्री कलेक्शन करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। तो असेसमेंट में आप यहाँ पर क्या क्या चीजें देखेंगे, ओके। मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस, आपको जो रेस्पिरेटरी स्टेटस मॉनिटर करना है, पेशेंट को कोई भी पेशेंट का रेस्पिरेशन कितना चल रहा है, ब्रीथिंग रेट पेशेंट का क्या है, रेस्पिरेशन रेट क्या है, ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या है पेशेंट का, ब्रीथिंग और न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, आपको चेक करना होता है। एडेरेंस टू ट्रीटमेंट, जो भी आप ट्रीटमेंट है वो उसको आपको प्रोवाइड करना है, जो मेडिसिन पेशेंट प्रॉपर तरीके से ले रहा है नहीं ले रहा है। ऑलराइट, एजुकेशन देना है आपको, टीच अबाउट टीबी ट्रांसमिशन, इम्पोर्टेंस ऑफ एडेरेंस एंड साइड इफेक्ट मैनेजमेंट। ऑलराइट, तो आपको ट्रांसमिशन के बारे में आपको नॉलेज देना है, पर्सन टू फाइव आपका ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है वो किस तरीके से ट्रांसमिट होता है। तो पर्सन को आपको बोलना है कि जब भी आप खांसते हैं सीखते हैं उस समय आपको रुमाल का यूज करना है, जिससे कि आपका जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू पर्सन को ये बैक्टीरिया वो स्प्रेड ना हो। और फैमिली मेंबर को भी आपको टीच करना है, उनको भी आपको एजुकेट करना है भाई जब भी आप पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहे हो तो आप सेफ्टी का यूज करें। ऑलराइट, सपोर्ट, पेशेंट को आपको इमोशनल सपोर्ट देना है, सोशल सपोर्ट देना है, पेशेंट को आपको इमोशनल सपोर्ट एंड एड्रेसिंग सोशल फैक्टर्स, राइट। जो भी आपका सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वो आपको पेशेंट को प्रोवाइड कराना है। इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए आपको बताना है यूज ऑफ मास्क, आइसोलेशन प्रोसीजर वगैरह है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्पूटम, जो भी स्पूटम्स वगैरह आ रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करें। आप मास्क का यूज कर सकते हैं, आइसोलेशन जो प्रोसीजर से उसका आप पेशेंट को रख सकते हैं, राइट। फॉलोअप केयर के लिए पेशेंट को बोलना रेगुलर मेडिसिन वगैरह हेल्थ चेकअप के लिए आते रहें, जितने टाइम का आपका मेडिसिन दिया हुआ है, लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह है वो आप टाइम टू टाइम कराते रहें, मेडिसिन वगैरह प्रॉपर लेते रहें। और पर्सन आपका माइल न्यूट्रिशन भी हो जाता है तो आपको हेल्दी डाइट, न्यूट्रिएंट डाइट आप प्रेफर कर सकते हैं, आप हेल्दी डाइट लेते रहें ताकि आपको ज़्यादा चांसेस ना हो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के आपका सिम्टम्स होने के। ऑलराइट, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। एक बार हम इसे रिव्यू करते हैं, रिकैप कर लेते हैं एक बार, राइट। तो यदि हम इसको यहाँ पर सम अप करना चाहें तो ट्यूबरक्लोसिस आपका एक इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक आपका कॉन्टेजियस इन्फेक्शन है जो कि आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से कॉज होता है। प्राइमरी ये अफेक्ट करता है आपके लंग्स को, बट ये आपके अलग अलग ऑर्गन तक भी ट्रांसमिट हो सकता है और आपका एक्स्ट्रा पल्मोनरी भी हो सकता है, एक्सेप्ट देन लंग्स को छोड़कर अदर रीजन पर भी ये हो सकता है। पर ज़्यादातर जो हमको देखने को मिलता है अक्सर ऑफन वो आपको लंग्स में मिलता है, वो आपको लंग्स में होता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर सुपरवाइजन में आप रेजिमेंट जो भी मेडिसिन है WHO ने जो ऑर्गेनाइज किए हैं पेटेंट मेडिसिन से वो आप मेडिसिन ले सकते हैं। आप गवर्नमेंट भी इसके लिए काफ़ी अच्छा डॉट्स थेरेपी वगैरह देता है, 3 मंथ 6 मंथ का इसका जो ड्यूरेशन होता है, कंटिन्यूस वो मेडिसिन लेना है वो आप उससे, और जो भी अदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन ले सकते हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह आप करा सकते हो। इस फैक्टर में आ जाता है क्लोज कांटेक्ट में जो पर्सन के हैं, ऐसा पर्सन जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, मेल न्यूट्रिशन पेशेंट है, एल्कोहल ड्रग्स ज़्यादा लेते हैं, डायबिटीज हो गया है ना, क्राउड पर्सन जैसे प्रिजनर हो गए, शेल्टर्स हो गए, हेल्थ केयर वर्कर, इनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं ट्रांसमिट एयरबोर्न के थ्रू होता है, ये बात आपको याद रखना है।
ड्रॉपलेट के थ्रू होता है, इसलिए कभी भी ऐसे पेशेंट को हैंडल करें, पेशेंट को तो गाउन हो गया, कैप मास्क हो गया, ग्लव्स हो गया, ये चीज़ों का हमेशा यूज करें, हमेशा ध्यान रखें, यूनिवर्सल प्रिकॉशन का यूज करें, राइट। फर्स्ट फेज एक्सपोजर फेज होता है इसका, लेटेंट फेज होता है, और एक्टिव। एक्टिव जो होता है जब बैक्टीरिया आपका अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर देता है, उस समय आपको सिम्टम्स भी दिखने शुरू हो जाते हैं। ऑलराइट, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में लेटेंट में कोई सिम्टम नहीं होता है, नो कंटेजियस, कॉन्टेजियस भी नहीं होता है। एक्टिव में आपको परसिस्टेंट कफ होता है, लास्ट दिन आपका 3 वीक हो जाता है, कभी कभी आपको कफ के साथ साथ ब्लीडिंग भी आएगी, हेमोप्टेसिस भी रहेगा, आपको वोमिटिंग भी होगी, चेस्ट पेन होगा, आपको फटिग होगा, सीवियर आपको बेस्ट वेट लॉस होगा, नाइट में आपको स्वेटिंग होगी और फीवर भी होगा। ऑलराइट, एक्सरे करा सकते हैं हम, टीएसटी टेस्ट करा सकते हैं यहाँ पर डायग्नोस करने के लिए, आईजीआरएस, गामा रिलीज ऐसे टेस्ट करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे, स्पूटम एग्जामिनेशन, डीएनए टेस्ट भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ऑलराइट, तो एज पर कंडीशन किस रीजन का हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट जो है प्रेफर कर सकते हैं, डॉक्टर कौन सी रीजन का हुआ उसके अकॉर्डिंग उसको डायग्नोस करने के लिए फाइनली आप टेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन जो इसका ट्रीटमेंट है वो आ जाता है आपका आइसोनाइजिन, रिफाम्पिसिन, पाइरिजोनामाइड और इथम ब्यूटॉल, मतलब डोट्स थेरेपी होती है जो हम उनको देते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। सो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।